chapter, we were discussing chapter number 3 of civics, which has been titled as the state government. We have discussed in this chapter that how India is such a large country, and because of its immensely large structure, it is impossible to govern India by having just a single government, and that is why India has been divided into different states, and the work has been divided between the central government and the governments of different states. There are three lists. One is union list, second is state list, and third is concurrent list. In all the subjects which are related to union list, the central government takes all the decisions, whereas when it comes to state list, the topics which have been mentioned in state list are the responsibility of the governments of different states, the different state governments. And the third one is concurrent list, in which both of them, the union government as well as the state government, take combined decisions. So we were studying about state government, how the state government is responsible for maintaining law and order in the different states of our country. And we have been studying this chapter keeping in mind the the state in which we live in, and that is Uttar Pradesh. So we have been discussing this chapter keeping in mind UP, and we have been discussing how in UP different things work according to the state government. So how the state government works in UP, and we have understood that any government, कोई भी government हो, any government has three organs, and these three organs are the legislature, the executive, and the judiciary. यानी कोई भी government को, किसी भी गवर्नमेंट को देश में सही तरीके से काम करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है. पहले नंबर पे है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर उस बॉडी को कहा जाता है जिसका काम है कानून बनाने का. दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव उसे कहा जाता है जिसका काम काम है कानून को अप्लाई करने का. और तीसरा है जुडिशरी, यानी कि इंसाफ करना, अदालतें. और जुडिशरी कहा जाता है उस सिस्टम को जिसका काम है कि अगर कुछ भी गलत हुआ है, किसी ने गलत काम किया है, तो उसको सजा देने का. तो इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि बाई कैमरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कुछ यूनिकैमरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम नीचे आए, तो हमने कल पढ़ा था कि इंडिया के यूनिकैमरल स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होती है, जबकि बाई कैमरल स्टेट्स में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं. और यूपी को खास तौर पे हमने ध्यान में रखते हुए इस सारे डिस्कशन को अभी तक आगे बढ़ाया है. और हमने ये भी कल समझा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को ही विधानसभा कहा जाता है. लेजिस्लेटिव असेंबली को के मेंबर्स बनने वाले इंसान को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, यानी एमएलए. और दूसरी बॉडी होती है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है. और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर जो बनता है उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी कहा जाता है. एमएलए बनने के लिए मैंने आपको बताया था विधानसभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है कि हम जनता, पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है. हर पूरे स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं. जिस कैंडिडेट को जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है, यानी जिसके मैक्सिमम वोट्स आते हैं, वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है और वो बन जाता है एमएलए. और फिर मैंने आपको बताया था कि पूरे स्टेट में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीत जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा मेंबर्स एमएलए की सीट जीत जाते हैं, वो पार्टी फिर स्टेट की सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. यूपी में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि यूपी में वैसे तो इंडिया के किसी भी स्टेट में 60 से कम सीट नहीं हो सकती एमएलए की, और 500 सीट से ज्यादा नहीं हो सकती. सो नो स्टेट कैन हैव मोर देन 500 एमएलए सीट्स और लेस देन 60 एमएलए सीट्स. इंडिया में यूपी की हम बात कर रहे थे तो यूपी में 403 सीट्स हैं, यूपी में 403 सीट्स हैं. और रामपुर की ही डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करी जाए तो रामपुर में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था. और हमने ये भी बात करी थी कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स एमएलए की सीट के इलेक्शन में जीत जाते हैं, यानी जिस पार्टी के कब्जे में सबसे ज्यादा एमएलए की सीट्स आ जाती हैं, वो पार्टी फिर सरकार बनाती है, वो पार्टी स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है. अगर कोई एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाई है तो फिर एक से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे से हाथ मिला करके सरकार बना लेती हैं, और इसे कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट. इसके अलावा जो लोग सरकार वाली पार्टी में नहीं है,
यानी एमएलए, मान लीजिए रामपुर से कोई एमएलए जीतते हैं जो कि कांग्रेस से हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में इस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, ठीक है। ये रामपुर का ही ले लीजिए, रामपुर में आजम खां एमएलए थे, अब उनकी वाइफ एमएलए हैं, दोनों समाजवादी पार्टी से हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो बीजेपी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बचे हुए लोग जो कि एमएलए के इलेक्शंस तो जीते हैं, लेकिन उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, तो वो लोग एमएलए की सीट तो थोड़ी सेक्रीफाइस करते हैं अपनी। वो एमएलए की सीट पे जनता ने उनको चुना है, तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करेंगे, लेकिन वो ऑपोजिशन का मेंबर बन के सर्व करेंगे। यानी एक लेजिस्लेचर में, किसी भी पार्लियामेंट में या किसी भी संसद में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ऑपोजिशन का होना। यानी वो लोग जो कि इलेक्शंस तो जीते हैं पर उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है, वो लोग ऑपोजिशन के मेंबर्स बन जाते हैं, और वो लगातार सरकार को ये याद दिलाने का काम करते हैं कि ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है, और अगर आप कोई गलत फैसला लेंगे तो ऑपोजिशन उसकी खिलाफत करेगी, ऑपोजिशन उसके अगेंस्ट बोलेगी, ऑपोजिशन अपनी बात को सामने आपके समक्ष रखेगी, ऑपोजिशन जनता का व्यू आप लोगों के सामने रखेगी, आप लोगों के सामने मतलब सरकार के सामने रखेंगे। और इस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसी सरकार आ गई, मान लीजिए जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, अगर ऐसी सरकार आ गई जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, सारे के सारे मेंबर्स, यानी यूपी में 403 मेंबर्स हैं, तो 403 के 403 मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स अगर एक ही पार्टी के हैं, तो क्या होगा, वो पार्टी डिक्टेटर की तरह रूल करना शुरू कर देगी और सारे कानून अपने हिसाब से बनाएगी। लेकिन अगर ऑपोजिशन होती है तो वो लगातार सरकार को याद दिलाती है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, और जहां पे गलत है अगर आप उस गलती को और ऑपोजिशन उस गलती को लगातार हाईलाइट करती है, ताकि ऑपोजिशन के पास ये चांस बना रहे कि अगले इलेक्शंस में ऑपोजिशन इन्हीं गलतियों को जनता के सामने हाईलाइट करके खुद इलेक्शन जीत जाए और सरकार में आ जाए। अब इससे क्या होता है, इससे जो रूलिंग पार्टी है वो डर के साथ रहती है। रूलिंग पार्टी को इस बात का डर रहता है कि अगर हमने गलत किया, अगर हमने डिक्टेटर की तरह हरकत करी, तो हमें आई मीन हम अगले इलेक्शंस हार सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ऑपोजिशन का इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ऑपोजिशन लगातार सरकार को याद दिलाता रहता है कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो अगले बार हम आपकी गलतियों को जनता के सामने हाईलाइट करेंगे इलेक्शंस में, और हम इलेक्शन जीत के सरकार बना लेंगे। तो विधानसभा के बारे में ये सारी बातचीत थी कि विधानसभा में मिनिमम 60 सीट्स होती हैं, सबसे ज्यादा 500 सीट्स होती है, और यूपी की विधानसभा में 403 सीट्स हैं। स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है, और जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेके आए वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए की सीट को जीत जाता है, और जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स आती हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। बचे हुए लोग जो इलेक्शंस तो जीते हैं मगर वो जीती हुई पार्टी के मेंबर्स नहीं है, वो अपोजिशन के मेंबर्स बन जाते हैं, और इस तरीके से विधानसभा वर्क करती है। और अगर एक से ज्यादा पार्टीज साथ में हाथ मिलाकर के सरकार बनाती हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे थे विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद क्या होती है और कैसे बनती है। कल मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। कैसे, हमने बताया था, एक होता है कि विधान परिषद में यूपी की विधान परिषद में लगभग 100 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 1/3 मेंबर्स, लगभग 33 के करीब मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लोग इलेक्ट करके जिताते हैं कि हम चाहते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शन में विधानसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वोट डाल करके जिताते हैं अपनी पसंद के लोगों को। दूसरे नंबर पे जो लोकल बॉडीज होती हैं, यानी पंचायती राज या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, तो वहां पे इनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी विधान परिषद के मेंबर्स बन जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो वोट डालते हैं, और वो टीचर्स को ही वोट डालते हैं, और उन इलेक्शंस में आमतौर पे टीचर्स खड़े होते हैं। चौथा है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त काम किया है, जैसे आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, तो वो लोग विधान परिषद के मेंबर्स उनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। गवर्नर अपने आप नॉमिनेट करते हैं कि ये हमारे स्टेट के रत्न हैं, दीज आर दी jewels of our state and that is why I nominate them to become the Rajya Sabha members, sorry, to become the Vidhan Parishad members.
विधान परिषद के जो लोग मेंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, इसलिए विधान परिषद के जो मेंबर्स बनते हैं उनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी कहा जाता है। यूपी में लगभग 100 एमएलसी की सीट्स हैं, यानी यूपी में लगभग विधान परिषद की 100 सीट्स हैं। किसी भी स्टेट में 40 मेंबर्स यानी 40 सीट्स से कम सीट्स नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं कि अगर आपको मेंबर लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ विधानसभा मेंबर यानी एमएलए और एन एमएलसी, व्हाट इज द कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल इन ऑर्डर टू बिकम एन एमएलसी और एन एमएलए, एमएलसी और एन एमएलए? फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होना चाहिए हैं, आपके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए या आपके पास भारत के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप भारत के यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह आपके पास सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो और एमएलसी या एमएलए मेंबर बन सकते हैं। या तो एमएलए बन सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं। अगर आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े होना चाहिए तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। यू शुड बी 25 years ऑफ एज इफ यू वांट टू बिकम एन अ मेंबर ऑफ एमएलए। Whereas if you want to become an MLC, then you should be having 30 years of age. Third condition is you should be a registered voter in that state, which means आप उस स्टेट के वोटर होना चाहिए। उस स्टेट में आपके पास वोटर आईडी जो हो वो उस स्टेट के एड्रेस की होना चाहिए। और चौथी चीज है दैट यू शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इसी को कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो एक शब्द लिखा हुआ है, इसकी बहुत ज्यादा अपने आप में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बहुत सारी चीज आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप किसी भी सरकारी ऑफिस के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी सरकारी ऑफिस में नौकरी नहीं करते हो। और फिर पांचवा पॉइंट है कि आप जो भी इलेक्शन में खड़े होना चाहता है कैंडिडेट, वो कैंडिडेट मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, यानी मेंटल प्रॉब्लम उसे नहीं होना चाहिए कुछ, मेंटली फिट और मेंटली हेल्दी होना चाहिए, दिमाग उसका एकदम हेल्दी होना चाहिए। और इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि उसको किसी भी कानून ने, किसी भी अदालत ने क्रिमिनल घोषित नहीं किया हो। सो नोबडी शुड बी अ क्रिमिनल एंड प्रोक्लेम्ड अ क्रिमिनल का मतलब है, एक होता है उसके ऊपर इल्जाम लगा हो, इल्जाम लगना अलग बात है कि एफआईआर करी गई, उसके ऊपर केस चल रहा है। एक है वो क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। सो घोषित नहीं किया गया हो, सो अ पर्सन शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अ क्रिमिनल, देन ओनली ही और शी कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। अब आ जाते हैं आगे, आपके मैसेजेस एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Muhammad Ashan is asking, sir, if a person is from a different country but his nationality is of India, so he can also be an MLA. देखिए, अगर वो किसी और सिटीजन, किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं है, वो वहां पे रहता है, ठीक है, तब, और लेकिन सिटीजन वो इंडिया का है, नेशनैलिटी उसके पास इंडिया की, तभी वो एमएलए बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री का सिटीजन है और वो यहाँ पे आकर के एमएलए बन जाएगा। ही कैन नॉट बिकम एन एमएलए। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इंडिया की भी नेशनैलिटी और किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है, उस केस में वो यहाँ के एमएलए के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आई सपोज सो। अशान इज आस्किंग सर व्हाट इज मेजोरिटी। मेजोरिटी किसे कहा जाता है? मेजोरिटी का मतलब होता है किसी भी इलेक्शन में, मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि 50% से ज्यादा सीट्स उस इंसान के, उस पार्टी के पास होना चाहिए, तभी वो पार्टी मेजोरिटी फॉर्म करेगी। और आते हैं, वंशिका का क्वेश्चन है कि सर, शिखर आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का अभी मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा क्योंकि वो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है। वंशिका का कहना है, सर, कैन अ पर्सन हु लिव्स इन महाराष्ट्र एंड हैज एड्रेस फॉर यूपी, सो कैन ही स्टैंड फॉर यूपी और फॉर महाराष्ट्र आल्सो? बेसिकली इसमें जो लिखा हुआ है, शब्द वो लिखा हुआ है कि ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन दैट स्टेट। जिस स्टेट के इलेक्शंस में खड़े हो रहा है उसी स्टेट का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तो अगर उसके पास यूपी के एड्रेस की वोटिंग आईडी है और वो यूपी के इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं, तब तो वो हो सकता है।
लेकिन अगर वो महाराष्ट्र की वोटर आईडी है, उसके पास महाराष्ट्र का एड्रेस है, यूपी का एड्रेस उसके पास नहीं है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लमैटिक हो। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता वो, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि उसके लिए शायद प्रॉब्लमैटिक होगा कि वो यूपी के बाहर के अगर उसके पास एड्रेस है तो वो यहाँ पे खड़ा हो सकता है। एक बार मैं इसको कंफर्म और करूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके वंशिका के क्वेश्चन को मैं दोबारा सर्च करने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी के पास उस स्टेट के बाहर की है, इंडिया की ही वोटर आईडी, लेकिन उस स्टेट के बाहर की वोटर आईडी है, तो क्या वो उस स्टेट में इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकता। एमएलए के, एमपी के खड़े हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ एमपी बिकॉज एमपी पूरे इंडिया का इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अ कंटेस्टेंट इन गुजरात। वो गुजरात के इलेक्शंस में थे, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो गुजरात के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कंटेस्ट किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने 2014 में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हुए और फिर 2019 में भी, तब उन्होंने बनारस की सीट से उन्होंने अपना कैंडिडेचर भरा था। बनारस इज नॉट इन गुजरात, राइट? बनारस की सीट से उन्होंने कैंडिडेचर अपना भरा था, वो था एमपी की सीट का। उस केस में तो डेफिनेटली हो ही सकता है, लेकिन एमएलए की सीट में ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, उसके बारे में मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ने के बाद बताता हूँ। अनमोल गुप्ता का कहना है, सर एन एडल्ट ऑफ एज 30 कैन ही और शी कैन बिकम। अगर 30 इयर्स का एज है आपकी और आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं विधानसभा के, यानी आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और आप एमएलए बन सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सचिन पायलट का। आजकल आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, न्यूज में काफी नाम आते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट 26 इयर्स की एज में एमएलए बन चुके थे, शायद 26 या 27, विच मीन्स वो 30 इयर्स से कम थे, लेकिन वो एमएलए बन सकते थे। लेकिन अगर आपको विधान सभा का मेंबर, विधान परिषद का मेंबर बनना है, यानी आपको एमएलसी बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज 30 इयर्स होना चाहिए। यशस्वी सिंह सर, वन पर्सन कैन हैव हाउ मेनी नेशनैलिटी, इज देयर एनी लिमिट? सिटीजनशिप लॉज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हर कंट्री के अपने सिटीजनशिप लॉज अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज ये कहती हैं कि अगर आपको हमारे यहाँ का सिटीजन बनना है तो आपको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव अप योर ओन कंट्री सिटीजनशिप इन ऑर्डर टू बिकम द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, whereas there are various countries which allow multi nationality, which means आप कई सारे कंट्रीज की नेशनैलिटी ले सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल हमारे सेलिब्रिटीज में से एक अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार के पास इंडिया की नेशनैलिटी भी है और कनाडा की नेशनैलिटी भी है। आरना इज आस्किंग सर, देयर इज एन एमए, इफ देयर इज एन एमए, मतलब मैं पूरा सवाल आपको समझा नहीं आरना। और अनमोल का क्वेश्चन है, सर एडल्ट ऑफ 30 इयर्स ऑफ एज कैन ही और शी बिकम एन एमएलए? यस डेफिनेटली। 25 साल से की उम्र अगर आपकी है तो आप एमएलए के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। जनता ने अगर आपको पसंद किया और आपको सबसे ज्यादा वोट मिले तो आप बिल्कुल एमएलए बन सकते हैं। आप 25, यू कैन बिकम एन एमएलए इन एज यंग एज एज 25 ईयर्स। आलिफा का क्वेश्चन है, सर व्हाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट स्टैंड इन इलेक्शन ऑफ एमएलसी और एमएलए? मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, आलिफा क्यों नहीं बन सकते। सत्यम कुमार का क्वेश्चन है, सर इफ अ पर्सन इज एमएलए एंड ही हैज डन अ क्राइम आफ्टर बीइंग एन एमएलए, सो व्हाट विल हैपन? अगर कोई इंसान एमएलए है और एमएलए करने के बाद उसने क्राइम किया है तो क्या होगा? बेटा डिपेंड करता है कि उसने क्राइम कितना हीनियस किया है, कितना बड़ा या कितना छोटा क्राइम किया है। इफ ही हैज डन अ वेरी बिग क्राइम, he will have to give up his seat. He will have to give up his power and he will be summoned by the court and he'll have to appear before the court, और कोर्ट जो भी पनिशमेंट देगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। तो एमएलए ने अगर ऐसा क्राइम किया है जहां पे उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला गया और कोर्ट ने उसको सजा दी है, तो फिर उसको जेल भेजा जा सकता है और हो सकता है कि उसको अपनी एमएलए की सीट छोड़ना पड़ जाए क्योंकि वो जेल जा चुका है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे रामपुर का आपको केस साफ साफ मालूम है। रामपुर में रामपुर के एमएलए इस टाइम पे तजीन फातिमा है, आजम खान की वाइफ। उनको किसी क्राइम में सजा दी गई है, अभी सजा दी नहीं गई है, अभी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो वो जेल में है। वो जेल में है लेकिन उनकी एमएलए की सीट उनसे नहीं ली गई है क्योंकि उनके खिलाफ अभी भी कोई भी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। As soon as the crime is proved against her, she will be sent to court and probably she might have to give up her seat. उनको अपनी सीट छोड़ना पड़ जाएगी। और ऐसा अगर क्राइम किया है जैसे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हुआ था कि
उनकी उनकी फोर्जरी पाई गई डॉक्यूमेंट्स में, यानी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड धोखेबाजी पाई गई, जिसकी वजह से उनको एमएलए की सीट ही गंवाना पड़ी और उस सीट पे अब बाई इलेक्शंस होंगे। रघुवंश का क्वेश्चन है, सर इफ अ पर्सन हैज सिटीजनशिप ऑफ टू कंट्रीज सो कैन ही एंड शी पार्टिसिपेट इन एमपी इलेक्शंस? अगर किसी के पास दो कंट्रीज की सिटीजनशिप है तो क्या वो एमपी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए, अगर किसी के पास दो कंट्रीज की सिटीजनशिप है लेकिन वो दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तभी वो यहाँ पे एमपी के इलेक्शंस वो यहाँ पे इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है। और मुझे इस चीज के बारे में और भी कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर दो सिटीजनशिप हैं उसके पास, तो क्या ऐसा है कि उसको एक सिटीजनशिप गंवाना पड़ेगी यहाँ पे इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए? इसे देखना पड़ेगा एक बार। मैं एक बार कंफर्म करूंगा, आपको कोई कंफर्म आंसर देने से पहले मैं इसको कंफर्म करना चाहूंगा, ठीक है? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी और कंट्री का वो मेंबर है और वहां की गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहां का एमपी वगैरह है वो कुछ भी, तो फिर वो यहाँ के इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट का मेंबर बन चुका है। आरना का क्वेश्चन है, सर इफ देयर इज एनी एमएलए ऑफ इंडिया हु वाज अमेरिकन सो ही इज अलाउड टू वोट इन अमेरिका? अगर कोई एमएलए इंडिया का है और वो अमेरिका की उसके पास सिटीजनशिप है, तो क्या उसको अमेरिका में वोट्स डालने की परमिशन है? टू सिटीजनशिप वाला जो केस है बेटा, उसको मुझे एक बार स्टडी करना पड़ेगा, तभी मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये सारे केसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हर एक चीज में अलग सिचुएशन हो जाती है। जैसे इलेक्शन कंटेस्ट करने में अलग सिचुएशन हो जाएगी, वोट डालने में अलग सिचुएशन हो जाएगी। तो दोनों केसेस में क्या क्या रिस्पॉन्स रहेगा, और हर कंट्री के अलग रहेगी। जैसे अमेरिका का अलग बिहेवियर है, कनाडा का अलग बिहेवियर है इंडिया के साथ। तो कनाडा अलग कंडीशंस रखता है इंडिया के नेशनैलिटी वाले लोगों के साथ, अमेरिका अलग वो कंडीशन रखता है। तो अमेरिका के केस में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, कनाडा के केस में मुझे अलग से देखना पड़ेगा। अब आते हैं अर्श का क्वेश्चन, सर इफ अ पर्सन हैज टू स्टे इन जेल फॉर 3 years देन ओनली हिज एमएलए सीट विल गो? अर्श, नॉट एग्जैक्टली, ये कंफर्म नहीं है कि एमएलए की सीट उसकी तभी जाएगी कि जब वो 3 साल वो जेल में रह रहा है। बिकॉज अगर उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बहुत बड़ा पाया गया है, फॉर एग्जाम्पल उसके खिलाफ ये पाया गया है कि वो उसने कुछ मर्डर्स किए हैं, ठीक है? If he is found guilty of the most heinous crimes, जैसे मर्डर्स एंड रेप्स, अगर इस तरीके के क्राइम्स उसके खिलाफ प्रूव हुए हैं, तो उसकी एमएलए की सीट इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो कोर्ट है वो कैंसिल कर सकता है। कोर्ट हैज दिस पावर टू डिसाइड कि एमएलए की सीट को उसी समय खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एमएलए अगर पावर में रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास इसीलिए आई मीन कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि अगर बहुत हेनियस क्राइम, बहुत बुरा, बहुत गंदा क्राइम अगर किसी भी क्रिमिनल ने किया है जो कि एमएलए है, तो फिर उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। अमोघ, आपके सवाल का जवाब मैं इसलिए रुक के दूंगा क्योंकि ये आने वाला टॉपिक है, और टॉपिक में ही मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। किसी एक बच्चे ने पीछे कुछ सवाल पूछा था जो मैं स्किप करके आगे आया था, मुझे वो सवाल एक बार और देखने दीजिए। और फिर बेटा, डोंट स्टार्ट योर वीडियोज इफ एनीबडी इज स्टार्टिंग। और वो क्या था, एडल्ट बाय, हाँ, आरिफा का क्वेश्चन है, सर व्हाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट स्टैंड इन इलेक्शन ऑफ एमएलसी? मैंने एक चीज आपके लिए यहाँ पे कहा था कि एमएलए एमएलसी का अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में काम नहीं करते हो। उसकी वजह यह है कि जब आप सरकार का हिस्सा होते हैं तब आप सरकार के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है? और जब आप सरकारी एम्प्लॉय होते हैं तब आप सरकार के बनाए हुए कानून को अप्लाई करने का काम करते हैं। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं और साथ ही साथ में आप सरकार के भी मेंबर्स हैं, तो आप सरकार को अपनी सरकार की जो पोजीशन है उसका फायदा उठाना चाहोगे, उसकी पावर का इस्तेमाल करना चाहोगे अपनी सरकारी एम्प्लॉय वाली जो नौकरी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए। सो इन ऑर्डर टू what should I say, not substantiate, but in order to provide benefit to your own government job, you will be using your power as an MLA or as an MP or as an MLC। और वो आप मतलब वो ही गलत है, क्योंकि
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का काम होता है कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए उसको अप्लाई करके ढंग से एग्जीक्यूट करें। वेयर एज अगर ऐसा होने लगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप ही गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो अपने ऑफिस को, अपने डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, और अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो इनइक्वालिटी को बर्थ देगा। दैट इज वाई इट हैज बीन सेड डायरेक्टली कि अगर आप इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दीजिए और डायरेक्टली जाकर के इलेक्शंस में खड़े हो जाइए। मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हैं, इधर आप आईएएस ऑफिसर भी हैं और उधर आप एमएलए भी बन गए उसी डिस्ट्रिक्ट के। रामपुर में आपकी पोस्टिंग हुई भी है, रामपुर के आप आईएएस ऑफिसर हैं, यानी रामपुर के आप डीएम हैं, और रामपुर के डीएम रहते रहते आप इलेक्शन में भी खड़े हो गए और रामपुर के एमएलए भी बन गए आप। तो अब क्या होगा कि आप अपनी एमएलए की पावर को पूरी तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पावर में अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और सारे फायदे आप अपनी डीएम की जो पोस्ट है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको डीएम की पोस्ट से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आप एमएलए के इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो, ताकि सरकारी फायदा आप अपनी नौकरी को ना पहुंचा सके। मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। जल्दी से बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटर यानी स्टेट की जो विधानसभा और विधान परिषद होती है वो कितने समय के लिए होती है। टेन्योर मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए होती है। विधानसभा जो बनती है वो 5 साल के लिए बनती है। जैसे 2017 में यूपी के इलेक्शंस हुए थे, अब अगले इलेक्शंस 2022 में होंगे, उसके अगले इलेक्शंस 2027 में होंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन आ गई, कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गई जहां पे या तो एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, या फिर सरकार कोलिशन गवर्नमेंट की बनी हुई थी, यानी गठबंधन सरकार बनी हुई थी, और कोलिशन गवर्नमेंट में आपस में जो दो पार्टीज थी उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी, तो उस केस में या इसी तरीके के और भी दो चार केसेस दिए हुए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप जाकर के खुद पढ़ सकते हैं, या आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं, अंडर विच स्पेशल सर्कमस्टांसेस द गवर्नर कैन डिसॉल्व स्टेट असेंबली। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस को, बहुत सारे आंसर निकल के आ जाएंगे कि किस किस कंडीशन में गवर्नर के पास ये ताकत होती है कि कि किसी भी स्टेट की सरकार को 5 साल से पहले भी खत्म कर दे। और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बताया ऐसे होते हैं कि एमएलए ने रिजाइन कर दिया, तो आपने एमएलए के बेसिस पे ही तो आप स्टेट में सरकार बनाते हैं। कोई भी पार्टी स्टेट में सरकार बनाती है, अगर उस पार्टी के एमएलए ने ही रिजाइन कर दिया तो फिर वो पार्टी की सरकार गिर जाएगी, जैसा कि एमपी में हुआ था और जैसा कि अब राजस्थान में भी आजकल चल रहा है। इसके अलावा अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, दो से ज्यादा पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई है, जैसा कि इस टाइम पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी हुई है, महाराष्ट्र में कांग्रेस एंड एनसीपी एंड दिस थिंग शिवसेना, इन्होंने एक और पार्टी है, सो 3 पार्टीज हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। अगर किसी भी पार्टी में नाराजगी हो गई आपस में, उस पार्टी ने बैकआउट कर लिया कि हम आपके साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो करंट गवर्नमेंट है वहां की, वो गवर्नमेंट खत्म हो सकती है और दोबारा इलेक्शंस होंगे वहां पे। विधान परिषद ऑन दी अदर हैंड, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हर हर 2 साल बाद उसमें से कुछ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स को उसमें जगह दे दी जाती है। फिर कुछ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, फिर कुछ नए मेंबर्स को वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो विधान परिषद कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है और उनकी जगह नए मेंबर्स को ओथ दिला दी जाती है। और फिर 2 साल बाद ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स हैं वो रिटायर हो गए, उनके 6 साल पूरे हो गए, 6 साल इसकी लिमिट होती है, 6 साल पूरे होने के बाद वो रिटायर हो गए, फिर नए मेंबर्स को ओथ दिला दी गई। ऐसा नहीं होता एक साथ पूरे सारे मेंबर्स की टाइम पूरा हो गया और फिर दोबारा से इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद एंड विधानसभा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो जल्दी से 3 काम होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर इस चैप्टर का मेजर हिस्सा हमारा पूरा हो जाएगा और हम कल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के यानी विधानसभा और विधान परिषद के काम क्या क्या होते हैं। विधान परिषद और विधानसभा के काम होते हैं, सबसे पहला काम होता है कानून बनाने का। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। अब कानून किन किन चीजों पे बना सकती है उसको जल्दी से देख लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद आप इधर आ जाइए और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर आ जाते हैं अगर हम, ओके।
यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल खोल के रखा था, पर वो पीछे चला गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यूनियन स्टेट, ओके ओके, इस पिक्चर को ही खोल लेते हैं सीधे सीधे से। देखिए, अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, इसको मैं नई विंडो में खोल देता हूँ, नए टैब में खोल देता हूँ। तो आप अगर ये पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें बताए गए हैं कि यूनियन लिस्ट में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं काम करने की। स्टेट लिस्ट में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि इनको काम करने की, इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इन चीजों पर डिसीजंस ले सकती है। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीजों से जुड़े हुए कानून बनाती है। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से, पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट यानी जैसे अभी आप पंचायती राज के बारे में क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप पढ़ के आए हैं। साथ में पब्लिक हेल्थ यानी अस्पताल वगैरह बनवाना, लैंड उस स्टेट की जमीन से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए फैसले, लिकर मतलब शराब से जुड़े हुए जितना भी डिसीजंस लेना है, कितना टैक्स लगाना है उसके ऊपर, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए आप देखेंगे गुजरात जैसे स्टेट में शराब बैन है, वेराज यूपी में शराब बैन नहीं है, बिहार में भी शराब बैन हो चुकी है। इसी ये सारी चीजें जो होती हैं, ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, और इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ऑन दीज इश्यूज। एक बार जल्दी से वापस चलते हैं अपनी बुक पे और जल्दी से इस पे आ जाते हैं। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जितने भी फैसले, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पर फैसला लेने की जिम्मेदारी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, जमीन के ऊपर कितना टैक्स लगाना है वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स विधान परिषद के मेंबर्स को चुनने का काम करते हैं, तो एक रोल उनका ये भी हो जाता है। प्लस राज्यसभा में जितने मेंबर्स चुने गए हैं, राज्यसभा मतलब देश के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने गए हैं उनमें भी हमारे देश के विधानसभा के मेंबर्स, हमारे स्टेट की विधानसभा के मेंबर्स वोट डालते हैं। आपका चैप्टर अब इतना पूरा हो गया। अगले टॉपिक को हम